नमस्कार। बीते कुछ वर्ष कोविड महामारी के नाम रहे। इसने एक औसत इंसान के जीवन से जुड़ा शायद ही ऐसा कोई आयाम हो जिसे टीस ना दी हो। पर इंसान का क्या, झोला उठाया और फिर सफर में है। ये जो उसकी नसों में समाया जिद्दीपन है ना, जिसे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने कुछ यूं कहा है, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बीत गई। साल 2022 भी अभी अभी बीता है, तमाम कुछ दिखाकर कह सुनकर। तो चलिए आज आपको बीते बरस जन्मी कुछ ऐसी स्टोरीज दिखाते हैं जो हमने स्पेस, नेचर और तकनीक की दुनिया से ली है। ये ऑफ बीट स्टोरीज हैं। ये किस्से नई रोशनी, उम्मीद और हां, नई चुनौती दे गए आने वाले बरसों के लिए। तो शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष से। 2022 वो साल रहा जब हमारे खगोल शास्त्री यकीन और सबूत के साथ कह सके कि सुदूर अंतरिक्ष में गैस और धूल से रहित एक विशाल क्षेत्र के किनारे पर सितारों का निर्माण कैसे शुरू हुआ। जी, आसमान में जगमगाते वही सितारे जिनमें शायर अपने शेर और बच्चे अपना खिलौना ढूंढते हैं। तो खगोलविदों ने पता लगाया है कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा ऐसी आकृतियों से भरी हुई है जो साबुन से बने बुलबुलों के समान है। हमारा सौरमंडल इनमें से एक बुलबुले के केंद्र से होकर गुजर रहा है। खगोलविदों के अनुसार करीब 1,40,00,000 वर्ष पहले सुपरनोवा विस्फोटों की एक श्रृंखला ने लगभग 1000 प्रकाश वर्ष चौड़े क्षेत्र से सभी गैस और धूल को निकाल दिया था, जिसने नई पीढ़ी के सितारों की निर्माण प्रक्रिया को बाधित किया था। जान लीजिए कि सितारों और ग्रह निर्माण में गैस और गर्द की बुनियादी भूमिका होती है। ऐसे बुलबुलों के हाशिए पर मौजूद पिछली पीढ़ी के सितारों में विस्फोट हुए, जिनमें से पैदा हुए बल ने गैस के बादलों के घनत्व को बढ़ाया, जो गुरुत्वाकर्षण को फैलाने और पर्याप्त संघनित होने पर ढहने यानी कोलैप्स होने के लिए पर्याप्त था। इनसे नन्हे सितारों का जन्म होता है। ये नन्हे सितारे हमारे पड़ोस में इन बुलबुलों के किनारे अटके हुए पाए जा सकते हैं। हमारा सूर्य करीब 4.5 अरब वर्ष पुराना मध्यम दर्जे का सितारा है, जो इस अंतरिक्ष के बीच से पुराने सितारों की मंडली में गमन करता रहता है। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स की कैथरीन जकर कहती हैं कि पहली बार हम ये समझा सकते हैं कि आसपास के सभी तारों का निर्माण कैसे शुरू हुआ। बाल्टीमोर में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में डॉक्टर जकर ने एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने बड़े विस्तार से लोकल बबल को मैप किया। उन्होंने गैस और धूल के बादलों के स्थानों को इंगित करने के लिए कई सोर्सेज से डेटा का उपयोग किया। एक यूरोपीय अंतरिक्ष यान गया की इसमें विशेष भूमिका रही, जिसने 1 अरब से अधिक सितारों को मैप किया और मापा। 2021 में वियना विश्वविद्यालय के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोआओ एल्वेस के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक समूह ने रेडक्लिफ वेव की खोज की घोषणा की थी, जो 9000 प्रकाश वर्ष लंबे धूल और गैस के बादलों की एक लहरदार श्रृंखला है, जो हमारे मिल्की वेव की रीढ़ हो सकती है। वैज्ञानिक इस लहर के एक हिस्से को हमारे लोकल बबल का हिस्सा मान रहे हैं। फिलहाल इस खोज से जुड़े वैज्ञानिकों के समूह ने मशहूर साइंस पत्रिका नेचर में अपने नवीनतम निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। पृथ्वी के मूल को जानना तो सुखद रहा, पर हमारी अगली कहानी आपको आगाह करने के लिए है। आधुनिक दुनिया में कई वस्तुएं हानिकारक हैं, पर फिर भी व्यवहार में हैं। मसलन प्लास्टिक। प्लास्टिक हर जगह है। हालांकि सैद्धांतिक रूप में इसका अधिकांश भाग रिसाइकिल किया जा सकता है, पर इसका बहुत सा हिस्सा लैंडफिल में, जलकुंड और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र यानी मरीन इकोसिस्टम्स में पहुंच ही जाता है।
इसके जिस रूप से आज सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है वो है माइक्रोप्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक के टूटने और व्यावसायिक उत्पाद निर्माण के दौरान बनने वाले छोटे प्लास्टिक कण। परिभाषा के अनुसार इनका डायमेंशन 5 मिलीमीटर से कम होता है, लेकिन कई कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। तो वैज्ञानिक कई वर्षों से माइक्रोप्लास्टिक से संभावित नुकसान को लेकर चिंतित हैं। एनवायरनमेंट इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में हॉलैंड के शोधकर्ताओं ने माइक्रोप्लास्टिक्स का पता लगाने के लिए मानव रक्त का विश्लेषण करने की एक विधि विकसित की है। इसे उन्होंने 22 स्वस्थ वॉलंटियर्स के रक्त का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया, जिनमें 17 वॉलंटियर्स के रक्त के नमूनों में 4 सामान्य प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पाए गए हैं। परीक्षण किए गए आधे से अधिक लोगों के रक्त में PET पाया गया, जिससे अधिकांश पेय की बोतलें बनाई जाती हैं। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने उन कणों की तलाश की जो मानव शरीर में झिल्लियों में अब्सॉर्ब हो सकते हैं। उन्होंने 700 नैनोमीटर और 5 लाख nm के बीच के किसी भी प्लास्टिक के कण को इकट्ठा करने के लिए रक्त को फिल्टर किया। किसी भी प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए शोधकर्ताओं ने ग्लास फाइबर फिल्टर का इस्तेमाल किया। फिल्टर से नमूने डबल शॉट पायरोलिसिस द्वारा क्रोमैटोग्राम उत्पन्न करने के लिए संसाधित किए गए थे, जिससे वैज्ञानिक सामग्री की पहचान कर सकते थे। फिलहाल ये शोध और बड़े सैंपल साइज को लक्षित कर अगले चरण में है। मार्च 2022 में न्यूयॉर्क शहर के आकार का एक बड़ा आइस शेल्फ पूर्वी अंटार्कटिका में ढह गया। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो लंबे समय से स्थिर माना जाता रहा है और ये जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि असामान्य मौसम की लंबी अवधि और समुद्री बर्फ में आई रिकॉर्ड कमी कॉन्गर आइस शेल्फ के विघटन का कारण बनी। आपकी जानकारी के लिए हमारे उपग्रह लगभग आधी सदी पहले से अंटार्कटिका का अवलोकन कर रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है। विल्स्क लैंड नाम के क्षेत्र के एक हिस्से में 450 वर्ग मील में फैली कॉन्गर आइस शेल्फ का पतन मार्च के मध्य में शुरू हुआ और 15 दिनों में यह खत्म हो गई। ये विघटन पहली बार ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के वैज्ञानिकों ने देखा था और यूएसए के नेशनल आइस सेंटर के अनुसार 17 मार्च को ली गई सैटेलाइट इमेजेस में ये साफ दिखाई दिया। देखिए इस तस्वीर श्रृंखला में कैसे इस आइस शेल्फ का पतन हुआ। इन तस्वीरों को नासा के टेरा और एक्वा उपग्रहों पर मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमोडोमीटर यानी मॉडस के साथ अधिग्रहित किया गया था। नेशनल आइस सेंटर के अनुसार विघटन के बाद कॉन्गर आइस शेल्फ का सबसे बड़ा टुकड़ा C38 नाम का हिमशैल था, जिसका आकार लगभग 200 वर्ग मील था। एक आइस शेल्फ का नुकसान आने वाली चुनौतियों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान कर सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक आइस शेल्फ वो सेफ्टी बैंड्स हैं जो अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के बाकी हिस्सों को पकड़े रखती हैं, और जब ये ढहती हैं तो इनके पीछे की बर्फ अधिक तेजी से समुद्र में बह सकती है और इसी वजह से समुद्र का स्तर बढ़ता है। अब आप दुनिया के सबसे बड़े बैक्टीरिया को नग्न आंखों से देख सकते हैं। कैरिबियन आइलैंड गुआदेलूप के मैंग्रोव में दुनिया के इस सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई है। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला है कि ये जीव एक एकल जीवाणु कोशिका था। ज्यादातर बैक्टीरिया सिर्फ 2 माइक्रोमीटर तक लंबे होते हैं, पर 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबा थियोमार्गरिटा मैग्निफिका औसत बैक्टीरिया से 5000 गुना बड़ा है। ये बैक्टीरिया सिंगल सेल लाइफ को रीडिफाइन करता है।
लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी में एक समुद्री जीव विज्ञानी और खोज की घोषणा करने वाले पेपर के सहलेखक जॉन मेरी वॉलेंट ने कहा है कि लगभग 1 मानव परौनी के आकार का आज तक का ज्ञात ये सबसे बड़ा जीवाणु है। उनका पेपर साइंस जर्नल में छपा है। इस खोज से दुनिया भर में बैक्टीरिया की पुरानी परिभाषा को फिर से समझने की दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं। सितंबर 26, 2022 को अंतरिक्ष में 10 महीने की उड़ान के बाद नासा का डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट, जो दुनिया का पहला प्लैनेटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था, अपने लक्ष्य यानी एक एस्टेरॉयड को सफलतापूर्वक भेजने में कामयाब रहा। डार्ट ने 530 फीट व्यास वाले खगोल पिंड डिमॉर्फोस को निशाना बनाया, जो एक बड़े 2560 फुट एस्टेरॉयड की परिक्रमा करता है, जिसे डिडिमॉस कहा जाता है। अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड की दिशा बदलने का यह पहला प्रयास था, जो सफल रहा। 3, 2, 1. Oh my gosh. Oh wow. Awaiting visual confirmation. All right. Let's see. We got it? Waiting. Come on. Woo. Fantastic. Oh, fantastic. ये प्रयोग नासा की समग्र ग्रह रक्षा रणनीति यानी ओवरऑल प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, जिससे पृथ्वी की तरफ आ रहे किसी धूमकेतु से उसकी रक्षा की जा सके। Liftoff of the Falcon 9 and DART. मैरीलैंड के जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी APL में मिशन नियंत्रण ने इस सफल प्रयोग की घोषणा की। All right. Let's see. We got it? नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के मुताबिक, at its core, DART represents an unprecedented success for planetary defense, but it is also a mission of unity with the real benefit for all humanity. आपकी जानकारी के लिए हमारे सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच करीब 3 लाख छोटे बड़े खगोल पिंड यानी एस्टेरॉइड्स विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ अक्सर पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं, इनसे खतरा बना रहता है। तो सुरक्षा के लिहाज से डार्ट मिशन मील का पत्थर कहा जा रहा है। रूस की एक गुफा चेगिरेस्किया में मिला निएंडरथल का पहला ज्ञात परिवार यानी फर्स्ट नोन फैमिली ऑफ निएंडरथल्स। इस गुफा में एक पिता, किशोर बेटी और 9 अन्य संबंधित निएंडरथल्स के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े और जंगली भैंसों की हड्डियों के टुकड़े साथ पाए गए। शोधकर्ताओं को गुफा में 90,000 पत्थर के औजार भी मिले हैं। इस खोज से जुड़े वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की उम्र लगभग 54,000 साल पुरानी आंकी है। आनुवांशिक अध्ययन से पता चलता है कि इनमें से कई करीबी रिश्तेदार थे और ये सभी एक ही समय आसपास रहते थे। चागिरिस्किया गुफा एक पहाड़ी पर है, जिसके पास के मैदान में बाइसन और अन्य जानवरों के झुंड कभी चरा करते होंगे। नक्शे पर देखें तो ये गुफा कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन के साथ रूसी सीमा के पास अल्ताई पर्वत श्रेणी में है। जर्नल नेचर में प्रकाशित निष्कर्षों ने विलुप्त हो चुके इन करीबी रिश्तेदारों की एक दुखद तस्वीर पेश की है, जो हजारों वर्ष पहले यूरेशिया में घूमा करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक गुफा में एक साथ पाए गए 11 निएंडरथल एक ही समूह का हिस्सा थे और संभवतः भुखमरी से एक साथ ही काल कवलित हुए होंगे। निएंडरथल पर यह खोज हमारे लिए प्राचीन काल में एक दुर्लभ खिड़की खोलती है।
यह अध्ययन वैज्ञानिकों की एक वैश्विक टीम द्वारा किया गया था, जिसमें स्वीडिश आनुवांशिकीविद स्वांते पाबो भी शामिल हैं। इन्हें हाल ही में निएंडरथल के साथ आधुनिक मानव के आनुवांशिक संबंधों की मैपिंग के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। डॉक्टर पाबो कहते हैं, I would not have thought we would be able to detect a father and daughter from bone fragments or Neanderthal DNA in cave sediments or any other of the things that are now becoming almost routine. सितंबर 2022 में दुनिया की पहली होवर बाइक ने डिट्रॉइट ऑटो शो में उड़ान भरी। इसे आधिकारिक तौर पर एक्सचेरिस्मो कहा जाता है। इसका उड़ना दंत कथाओं सरीका है। खुद देखिए। मशहूर स्टार वॉर्स सीरीज से प्रेरित फ्यूचरिस्मो होवर बाइक का लक्ष्य एयर मोबिलिटी का नेक्स्ट जनरेशन आइकन बनना है। अपने आकर्षक बाहरी डिजाइन के साथ ये बाइक 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 40 किलोमीटर की क्रूजिंग रेंज का दावा करती है। हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम के साथ फ्यूचरिस्मो में एक इंटरनल कंबस्शन इंजन और 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं। ये इंजन 6 प्रोपेलर्स, 2 प्राइमरी और 4 छोटे को संचालित करता है। प्राइमरी प्रोपेलर्स होवर बाइक को आवश्यक लिफ्ट प्रदान करते हैं, जबकि छोटे प्रोपेलर्स स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करते हैं। इस होवर बाइक का वजन लगभग 300 किलोग्राम है, जो कि एक मोटरसाइकिल के बराबर है। 3.7 मीटर लंबी और 2.4 मीटर चौड़ी तथा 1.5 मीटर लंबी हैचबैक के आकार वाली होवर बाइक लगभग 100 किलोमीटर पेलोड ले जा सकती है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार 2017 से इस एयर मोबिलिटी बाइक तकनीक को विकसित करने पर काम चल रहा था। इस होवर बाइक के सेलिएंट फीचर्स में ऑटो फंक्शन रिलीज, कोलिजन अवॉइडेंस, ऑटोनमस ड्राइविंग सपोर्ट एंड कंट्रोल, रिमोट नेविगेशन, ऑटो स्टीयरिंग एंड रियल टाइम रेंडरिंग कम्युनिकेशंस विजुअलाइज्ड स्काई रोड शामिल है। होवर बाइक वीटॉल यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने में सक्षम है, जैसा आपने इस प्रेजेंटेशन में देखा। तो इन कुछ वजहों से साल 2022 हमें काफी कुछ सोचने को दे गया। राष्ट्रकवि दिनकर इस भाव को कुछ यूं कहते हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, पर्ति का बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। तो 2022 उजाले का दामन मजबूती से पकड़े रहने की नसीहत कुछ ऐसे दे गया। जल्द मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई कहानियों के साथ, जिनमें आपके साथ दूर तक चलने का मादा हो। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।